नोट: भारतवर्ष की समृद्धशाली भाषा पाली में वेदना का अर्थ अनुभूति से जाना जाता है, लेकिन संस्कृत और हिंदी में वेदना का अर्थ दुख से जाना जाता है। उन शिक्षण संस्थानों की विद्या कुदरत के कानून को समझने से जुड़ी थी, जो प्राकृतिक गुणों को जानने समझने में सहायक होती थी। साथ ही इन सभी तत्वों को समझकर लोगों को मार्गदर्शक के रूप में बताने वाले मार्गदाता से जुड़ी होती थी, जिसके साक्ष्य आज भारत के विद्यार्थियों में ही नहीं अपितु दूसरे देशों से भी भारत में आकर अनेक शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में देखा जा सकता है। इस वजह से आज मनुवादी लेखकों को सोचना चाहिए कि स्वर्णकाल के भारत में उपस्थित अनेक शिक्षण संस्थानों के रहते हुए भी उनमें तथाकथित ज्ञान वाली वेद और वैदिक संस्कृति का प्रभाव क्यों नहीं दिखा। आखिर उसका अभाव क्यों बना रहा? क्यों उस समय वेद और वैदिक ज्ञान के महत्व का जन्म नहीं हुआ था? गुप्तवंश के समय का आज साक्ष्य स्वरूप काफी मुद्रा और अभिलेख भारतीय पुरातत्व विभाग को उत्खनन में मिले हैं, लेकिन किसी भी मुद्रा पर वैदिक संस्कृत वाली लिखावट नहीं है। सबसे मजे की बात है कि आज जिस प्रकार से वैदिक संस्कृति वाले लोग शक शासक द्वारा निर्मित शक संवत पंचांग से अपने आप को जोड़ते हैं, उसी प्रकार का एक और पंचांग का निर्माण इस गुप्त काल के भी कार्यकाल में हुआ था, जिसका नाम विक्रम संवत पंचांग था। इस विक्रम संवत पंचांग के निर्माण का श्रेय गुप्तवंश के सम्राट चंद्रगुप्त उर्फ विक्रमादित्य को जाता है, लेकिन आज इस विक्रम संवत पंचांग पर पेटेंट वैदिक कर्मकांडियों द्वारा अधिकार करते हुए इसको हथिया लिया गया है, जिसको विस्तार से आप सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र में देख सकते हैं। आज वैदिक पक्षकार लेखक और वैदिक विपक्षकार लेखकों के अंदर एक जबरदस्त मान्यता बैठी है कि गुप्तवंश की शासक वैदिक अनुयायी थे। साथ ही दोनों प्रकार के लेखकों की मान्यता है कि गुप्त सम्राट के कार्यकाल में वैदिक उत्थान हेतु बहुत सारा रचनात्मक कार्य हुआ था। क्या आप पाठक लोग भी इस प्रकार की बातों से सहमत है? अगर सहमत नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सहमत है तो फिर कुछ प्रश्न है जिस पर चिंतन करते हुए उचित जवाब दे। पहला, गुप्त सम्राटों के कार्यकाल में भारत के अंदर अनेक विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। फिर उन विश्वविद्यालयों में वैदिक ग्रंथों का पठन पाठन का कार्य क्यों नहीं होता था? दूसरा, गुप्त सम्राट के समय कई शिक्षण संस्थान थे, यानी उन संस्थानों में लेखन कला भी निश्चित ही रही होगी। फिर वैदिक साहित्य का लेखन गुप्त सम्राट ने क्यों नहीं करवाया? तीसरा, अगर गुप्त सम्राट ने वैदिक साहित्य को लिपिबद्ध करवाया तो आज उस काल का कोई वैदिक ग्रंथ, वैदिक मंत्र मिला क्यों नहीं? चौथा, गुप्त सम्राट के कार्यकाल में इनके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में अनेक विदेशी लोग शिक्षा प्राप्त करने हेतु आए थे, लेकिन किसी ने भी वैदिक ज्ञान की बात नहीं बताई। आखिर क्यों? है ना मजेदार वैदिक घलमेल? इसी को कहते हैं कि जिसके पास अपना बैट और बॉल भी नहीं हो और वह अपने आप को एक महान क्रिकेटर कहते हुए क्रिकेट का जन्मदाता कहने पर आमदा है। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य ने ही अपने शासनकाल में खगोलीय ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए भारत के कर्क रेखा पर स्थित उज्जैन नगर में एक वेधशाला बनवाई और इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। उस उज्जैन में खगोलीय वेधशाला के साथ साथ उज्जैनी विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी, लेकिन आज उस उज्जैन से उत्खनन द्वारा प्राप्त वेधशाला और अशोक स्तंभ के जगह पर ब्राह्मणी मुगल गठजोड़ काल की महाकाल मंदिर स्थापित हो गई है। आज कहाँ चले गए वे उज्जैनी विश्वविद्यालय और खगोलीय वेधशाला के साक्ष्य? गुप्त काल की मुद्रा और वेधशाला का साक्ष्य चित्र संख्या 32 में देखें। ऐसे वैदिक मत के समर्थक लेखकों और उनके अनुयायियों को एक बात की जानकारी दे दूं कि स्वर्णकाल के समय तक अगर आज के वेद और वैदिक ऋचाओं वाली गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद और मनुस्मृति समेत
संस्कृत भाषा की लिखित या मौखिक जिस भी प्रकार से जानकारी प्राप्त हो जाती, तो उस समय के भारत में रहे सैकड़ों ज्ञान केंद्रों के हजारों विद्वान लोग इस वेद और वैदिक शास्त्र पर अनगिनत भाष्य लिख देते। लेकिन उस काल के एक भी भाष्य नहीं मिले हैं और न ही आज तक इसको जानने वाला एक विद्यार्थी ही मिला है, जबकि इन सभी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी देश विदेश में फैले हुए थे और आज की खुदाई में जमीन के नीचे से संबंधित साक्ष्य भी मिले हैं। भारत के इन विश्वविद्यालयों से विश्व के अनेक देशों के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को प्रसारित करने के साक्ष्य सभी को दिखते हैं। आज स्वर्णकाल के समय को देखते हुए कोई यह बताए कि भारत की सभी जगहों की खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों में वेद और वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई एक भी प्रमाण क्यों नहीं मिला है। नोट: आज भारत के तथाकथित धूर्त लेखक महाकवि पंडित कालिदास को इसी गुप्त सम्राट के दरबार में स्थापित करते हुए महान कवि की उपाधि से नवाजते हैं। कहा जाता है कि कालिदास ने अपने समय में अपने हाथों से काफी नाटक और कविता का लेखन कार्य किया था, लेकिन आज कितने लोग हैं जो कालिदास द्वारा लिखी गई बातों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए धूर्त लेखकों से पूछते हैं कि जब पंडित कालिदास गुप्त सम्राट के दरबार में रहकर कविता और नाटक लिख सकता था, तो फिर उसने वैदिक साहित्य को क्यों नहीं लिखा। कवि पंडित कालिदास भी चाणक्य के जैसा एक काल्पनिक पात्र है, क्योंकि कालिदास का लिखा हुआ गुप्त काल की भाषा लिपि और उस काल की लेखन वस्तु में कोई भी साक्ष्य मिला नहीं है। कारण स्पष्ट है कि यह वेद और वैदिक लिपि भी हुबली और पद्मा नदियों के जैसी 850 ईस्वी के बाद से भारतीय बौद्ध और पाली लिपि से निकली संस्कृति है। गुप्त वंश का साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। भारत में उस समय का अध्यात्म भी अपने ज्ञान विज्ञान की ऊंचाई पर पहुंच गया था, लेकिन उस समय भी कोई वैदिक अध्यात्म का नामोनिशान नहीं मिला है। उस समय का भी जो अध्यात्म मिलता है वह भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, पंचशील, त्रिरत्न, प्रतीत्य, समुत्पाद, विपश्यना जैसी अन्य ज्ञानपरक बातों का मिलता है।